बड़ा टेक अवे तो इस बड़ी खबर का ये है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी कोई हैसियत तो है नहीं कि वो बताएं, दबाव डाले अमेरिका पर और अमेरिका उस बात को मान ले। मतलब तो सीधा यही है कि अमेरिका खुद चाहता है कि ये सीज़फायर कंटिन्यू रहे, जो मैं समझ पा रही हूँ इस खबर से। सवाल यह है कि आखिर ईरान दूसरे राउंड की बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले राउंड की बातचीत में ही सहमति की शर्तों को निभाया नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच 10 पॉइंट का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, लेकिन अमेरिका की डिमांड उसके बाद भी बढ़ती चली गई। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया था, इसके बावजूद अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी करता रहा और हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई कि कैसे उनके मरीन्स जो हैं उस जहाज पर, ईरानी जहाज पर उतरे, उसे टेक ओवर कर लिया। ईरान की जहाज पर फायरिंग भी हुई है, मॉडल वेसल टॉस्का, जिसकी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। तो पहला मुद्दा तो यही है राजकुमार जी कि अमेरिका खुद ये जंग अभी सीज़फायर मोड पर रखना चाह रहा है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी हैसियत है कि वो अमेरिका पर दबाव डाले और ये कहे कि आप सीज़फायर को कंटिन्यू करें। नहीं, ट्रंप ने ये नहीं कहा कि दबाव डाला। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया मुझसे तो मैं इसको बढ़ा रहा हूं। लेकिन एक तरफा युद्ध विराम या संघर्ष विराम जो बढ़ाया जाता है तो बढ़ाने वाले की कमजोरी को ही शो करता है, या आप ऐसे मान लें कि उसको संघर्ष विराम की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ईरान क्यों नानुकुर कर रहा है, उसका एक कारण आपने बता दिया कि जिन 10 बिंदुओं पर सहमति हुई थी अमेरिका उससे हटता गया। और इस बीच में आप देखें अमेरिका और ईरान के बीच मिसट्रस्ट लगातार बढ़ता गया। ट्रस्ट डेफिसिट एक तरह से खाई नहीं समंदर बनता जा रहा है जी। तो जब आपके बीच कोई म्यूचुअल ग्राउंड नहीं होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, तो कोई शांति वार्ता हो नहीं सकती। दूसरा, शांति वार्ता की गंभीरता को लेकर अगर आप देखें तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। ईरान की तरफ से पहले राउंड की बातचीत में भी जो लोग आए, हालांकि बातचीत सफल नहीं हुई, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी, उसको मानना पड़ेगा हमें, सफल नहीं हुई, लेकिन ईरान की तरफ से जितने लोग आए थे वो उनके सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए बड़े जिम्मेदार लोग थे, जो राजनीति को, कूटनीति को और युद्ध नीति को भी समझते थे। लेकिन ट्रंप ने किसको भेजा? जेडी वेंस, मान लिया को उपराष्ट्रपति हैं, इसके अलावा उनका कोई बहुत ग्लोरियस पास्ट नहीं है। दूसरे लोग, स्टीव विटकॉक, वो कौन है? उनकी पहचान एक बड़े अरबपति के रूप में है जो ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते हैं। तीसरे, जेरेड कुशनर, वो कौन है? ट्रंप के दामाद हैं। तो इनका कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्सपोजर उस तरह का नहीं है जो इस तरह की जटिल परिस्थितियों में शांति का रास्ता निकाल सके। कोई डिप्लोमेट तो है नहीं कि डिप्लोमेसी तो की भाषा समझते हैं, वो बिजनेस की भाषा समझने वाले लोग हैं। निकलना है युद्ध से जी, उसका रास्ता कोई न कोई खोजने की कोशिश हो रही है। अभी जैसे राजकुमार जी ने कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर अमेरिका तैयार हुआ और ये अमेरिका की कमजोरी को ही दिखाता है, लेकिन ईरान इस बातचीत के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान और ईरान के बीच में विश्वास की कमी भी है। ईरान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने यह साफ किया है कि वो दूसरे राउंड की बातचीत के लिए किसी डेलीगेशन को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा को लेकर कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान के सैनिक नेतृत्व और खास तौर पर उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, खैर वो तो फील्ड मार्शल ही कहेंगे, हम कह रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा है। तेहरान को डर इस बात का है कि पाकिस्तान एक निष्पक्ष मध्यस्थ के बजाय अमेरिका के हितों को बढ़ावा दे सकता है, और ये है इस मीडिएशन के बीच में अजीत जी एक बड़ा बैरियर, क्योंकि जो दोनों देश है उन दोनों को पाकिस्तान पर इक्वली भरोसा होना जरूरी है। ईरान को इस बात का भरोसा नहीं है, अमेरिकी हित की तरफ पाकिस्तान का इंक्लाइनमेंट ज्यादा है, ये ईरान को डर है। ये तो डर है ही, लेकिन इसके बावजूद पहली बार वहाँ वार्ता हुई, वहाँ अच्छी वार्ता हुई और एक निष्कर्ष पर लोग पहुंचे थे। उसके बाद सबसे बड़ी घोषणा हुई जंग के बाद 28 फरवरी के बाद कि होर्मुज की खाड़ी खुली। अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी की जिद छोड़ दी होती कि हम जो भी होर्मुज के रास्ते से जहाज़ निकल के अरब सागर में आएगा हम वहाँ उसकी जांच करेंगे, अगर ये जिद अमेरिका की नहीं होती तो ये अब तक ये सब सारी चीज़ें सुलझ जाती। देखिए, ट्रंप ने अपना इरादा कई चीज़ों में जाहिर कर दिया है। ट्रंप का एक बयान आपको ध्यान होगा जो उन्होंने कल कहा है कि हमने इस युद्ध विराम की अवधि में काफ़ी गोला बारूद जुटाया है। तो ये सारे देश हमेशा कहते हैं कि ट्रंप धोखा करते हैं। जब युद्ध विराम की बात करते हैं तो उस बीच अपना फोर्स मोबिलाइज करते हैं, गोला बारूद जुटाते हैं। ये खुद ही उन्होंने अपने मुंह से कर दिया। वो तो ईरान भी मोबिलाइज कर रहा है, लेकिन ईरान के पास तो बहुत सारा खत्म हो गया ना। ईरान के पास कितना गोला बारूद है?
और दूसरी तरफ से बाहर से आने वाला जो ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन का हमने जब्त किया, हमने देखा कि उसमें अच्छी चीजें नहीं थी। तो अमेरिका तो इतना पावरफुल है, उसने 2 पनडुब्बी तैनात कर रखी है वहां, उसकी 1 दर्जन वहां वॉरशिप तैयार लगा रखा है उसने। तो उसको तो मैच नहीं कर सकता है ना ईरान। 50,000 उसकी फोर्स ऑलरेडी है उस इलाके में, उसके जो 13 बेसेज हैं, और उसके 10,000 और उसने मोबिलाइज किया। मेरा मूल सवाल ये था कि अमेरिका पर तो खैर हम जान रहे हैं कि वो एक तरफ बात करता है, दूसरी तरफ वॉर की प्रिपरेशन करता है, लेकिन ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? पाकिस्तान को कुछ नहीं है ना, हम लोगों को पाकिस्तान की चर्चा छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ना अमेरिका से एक बात मनवा सकता है, ना ईरान से एक बात मनवा सकता है। मतलब ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट नहीं थी, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहते हैं। और इस बात को हम वही कह रहे थे कि वो चाहते हैं, अभी मोबिलाइज कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हो, और वो हमेशा अपने टैक्टिकल सरप्राइज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और हम आपको 3 मिसाल देते हैं। पहली मिसाल इस जंग की है। 28 फरवरी को जिस दिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया ट्रंप ने, उस दिन वो युद्ध विराम की अवधि थी। जिनेवा की बातचीत में सहमति बनी थी कि अगले 15 दिन बाद हम लोग फिर मिलेंगे, और उस 15 दिन में 3 दिन बीते थे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया उन्होंने जी। ठीक है। वेनेजुएला के उसको राष्ट्रपति को जिस दिन उठाया ट्रंप ने, उस दिन सीज फायर चल रहा था, और कतर के जरिए बातचीत हुई थी, मादुरो के लोगों से बात हुई थी अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की। लेकिन उस युद्ध विराम के बीच में उन्होंने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया, और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत मादुरो को उठाया। इसी तरह से यमन में जब उसने हुती पर हमला किया, इस साल की बात बता रहे हैं, जो ट्रंप ने हमला किया, उस दिन ऑपरेशन रोग राइडर जिस दिन लॉन्च किया उन्होंने, वो भी सीज फायर की बात थी। उस मामले में भी ओमान के जरिए बातचीत हो रही थी, और उस बातचीत के बीच में उसने लॉन्च किया। तो वो बातचीत करते रहते हैं, सीज फायर करते हैं, उस बीच अपना मोबिलाइज करते हैं, टैक्टिकल सपोर्ट जुटाते हैं, और अपने टैक्टिकल जो उनका सरप्राइज है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब अमेरिका को तय करना है, ट्रंप को तय करना है कि शांति वार्ता चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे। वही ईरान कह भी रहा है कि अगर आप वाकई में शांति चाहते हैं तो अमेरिका को नाकाबंदी तो हटानी होगी। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाएगा तब तक बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ईरान की तेल सप्लाई को रोककर उसे घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के एक और ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। इस ईरानी टैंकर का नाम टिफानी है, जो खाक आइलैंड से लोड हुआ था और चीन जा रहा था। जहाज पर करीब 20 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल था, जिसे अमेरिकी फौज ने सीज कर लिया है। अमेरिकी नेवी ने यह ऑपरेशन हिंद महासागर में श्रीलंका के पास किया है। यानी अमेरिका की नाकाबंदी का दायरा अब सिर्फ ओमान की खाड़ी तक नहीं है, बल्कि वो समंदर में कहीं भी ईरान के जहाज पर कब्जा कर रहा है। ऑयल टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई से जाहिर है ईरान भड़केगा और भड़का हुआ है। ईरान की धमकी है कि अमेरिकी नेवी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो ईरान ताकत से उसे हटाएगा। IRGC के एरोस्पेस कमांडर माजिद मुफवी ने गल्फ देशों को कड़ी चेतावनी दी है। एरोस्पेस कमांडर माजिद ने कहा है कि पड़ोसी देशों को यह जान लेना चाहिए कि अगर उसकी जमीन का इस्तेमाल दुश्मन ने ईरान पर हमला करने के लिए किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। गल्फ देशों को अपने यहाँ ऑयल प्रोडक्शन को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। यही इतना बड़ा डर है राजकुमार जी, ये जो डर ईरान पैदा कर रहा है खाड़ी देशों में कि अगर आपने दुश्मन को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दिया तो हमेशा के लिए आपको अपनी ऑयल फील्ड को अलविदा कहना होगा। और ये खतरा केवल फिर गल्फ देशों का नहीं है, ये भारत के लिए भी खतरा है। ये उन तमाम देशों के लिए खतरा है जो यहाँ से तेल आयात कर रहे हैं। देखिए, युद्ध में हर पक्ष जो अपने स्ट्रांग पॉइंट होते हैं उस पर फोकस करता है। अमेरिका के पास आर्थिक संपन्नता है, सैन्य शक्ति है। ईरान के पास क्या है? तेल है और उसकी भौगोलिक स्थिति है। और ईरान ही अपने आप में न्यूक्लियर बॉम्ब है, अभी तो ऐसा लग रहा है मंदेव है जी। तो अगर वो उसको रोक लेता है तो प्रेशराइज कर सकता है, वही उसने किया भी। लेकिन ये समझना होगा अमेरिका को भी। हम अमेरिका की बात इसलिए कह रहे हैं कि उसने ओमान की खाड़ी से बाहर जाके भी हिंद महासागर में ईरानी शिप पर कब्जा किया। ये दोनों की दादागिरी में या दोनों के संघर्ष में बाकी दुनिया के देश सफर कर रहे हैं। इसीलिए पिछले हफ्ते 50 देशों की वर्चुअल मीटिंग हुई, और अभी पिछले दिन 2 दिन पहले 30 देशों में सहमति बनी है कि स्थितियां थोड़ी बेहतर हों तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को वहां लागू किया जाए सही मायने में। तो जब तक बाकी देश दुनिया के एकजुट होकर के इन दोनों पर दबाव नहीं डालेंगे कि अपनी दादागिरी को रोकिए, शांतिपूर्ण बातचीत के टेबल पर बैठिए, तब तक रास्ता निकलेगा नहीं।
और ये रास्ता निकालने के लिए सबसे पहले तो अमेरिका को नाकाबंदी हटानी होगी। अब ये सीज फायर कितने दिनों तक कायम रह पाएगा? और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्योंकि एक तरफा ऐलान है और ईरान ये कह रहा है कि जब तक ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा तब तक ये बातचीत की टेबल पर ईरान कभी नहीं आएगा। दमदार 10 में आज बस इतना ही। राजकुमार जी आपका भी, अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।